अस्सलाम वालेकुम, कॉम्बावा, गुड इवनिंग। दिस इज़ इरशाद फ्रॉम जापान और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो कि अभी रिसेंटली जापान में आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मैक्स स्कॉलरशिप, वो जापान की वन ऑफ द टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ उनका। तो हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरह स्कॉलरशिप अवेल की है और कौन कौन से प्रोसेस से गुजरे हैं और उनको कौन कौन सी फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हाजी मिमाशो, अस्सलाम वालेकुम, कॉम्बावा, गुड इवनिंग। तो ये जनाब हमारे पास दो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि मैक्स स्कॉलरशिप पे आए हैं जापान में एक वीक पहले। तो इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा के और फिर हम इनसे क्वेश्चन करेंगे कि इन्होंने स्कॉलरशिप किस तरह अवेल की है। तो जी जनाब, इंट्रोडक्शन अपना करा दें। कैस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कैस है और मैंने बेसिकली यूईटी लाहौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद डिवीज़न से। माशाल्लाह। और आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसनैन जाफ़र मेरा नाम है। मैं रावलपिंडी से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और मैंने 2020 में सिविल इंजीनियरिंग की है नस से और यहाँ पे मैं मास्टर्स डिग्री में इनरोल हुआ हूँ टोक्यो टेक। माशाल्लाह, गुड हो गया। और आप अभी आए हैं जापान में 1 वीक पहले? एक हफ़्ता हो गया जापान में। माशाल्लाह, गुड हो गया। मैं पाकिस्तान में अटक से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूटी लाहौर से डिग्री की थी 2017 में और मैं जापान में टोक्यो टेक में मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। तो आप एम्बेसी ट्रैक पे आए हो, ठीक है कैस? और आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन ट्रैक पे आए हैं। तो मैक्स का ये है कि आप दोनों वे से आ सकते हैं, इधर एम्बेसी रिकमेंडेशन ट्रैक और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन ट्रैक। तो कैस, आप एम्बेसी रिकमेंडेशन ट्रैक का एक तो टाइमलाइन बता दें, कब अप्लाई करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और कितना टाइम पहले आपको इन्फॉर्म हो जाता है कि आपका एडमिशन हो गया। और साथ ये भी बता दें कि आपने कब अप्लाई किया था, आपकी डिग्री कंप्लीट थी कि नहीं थी उस टाइम। मैं टाइम लाइन से स्टार्ट करता हूँ। सो एप्लीकेशन जो है बेसिकली स्टार्ट होती है अप्रैल से और मई के एंड तक चलती है। एम्बेसी में आपको एप्लीकेशन और बाकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आप शार्ट लिस्ट होते हैं और आपको जुलाई में टेस्ट की कॉल आती है। टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है और आपकी डिग्री अगर कंप्लीट नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जिस इंटेक के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन से एक डिफरेंस ये होता है कि इसमें दोनों इंटेक के लिए एक ही दफ़ा एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं, अप्रैल और अक्टूबर इंटेक के लिए। दोनों के लिए सेपरेट स्टार्ट नहीं है। ओके। तो जब आपने अप्रैल में अप्लाई किया था लास्ट ईयर, तो आपको अगस्त में फ़ाइनल एम्बेसी ने कर दिया था, फिर आपने यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेकर उधर जमा करानी थी। तो उन्होंने आपसे पूछा है कि आप अप्रैल में जाना चाह रहे हैं कि अक्टूबर में, ऑप्शन दिया था? हाँ, वो जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं उसमें ऑप्शन होता है कि आप अप्रैल में जाना चाहते हैं या अक्टूबर में, या बोथ पे भी आप टिक कर सकते हैं, जो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। गुड हो गया। उसके तो बाद जब अगस्त में यूनिवर्सिटी आपको एम्बेसी रिकमेंड कर देती है तो वो आपको एक टाइम लाइन देती है। आपने 2 महीने के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी से ना ऑफ़र लेटर लेके प्रोफेसर से आपको वापस एम्बेसी में सबमिट करना होता है। तो उन 2 महीनों में आपने आगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। और बेसिकली जो आपका फाइनल इंटेक है, पहले अगर आपने बोथ पे भी टिक किया है लेकिन आप यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करोगे तो आप उनको बताओगे कि मैं किस इंटेक में आऊँगा, वही आपका फ़ाइनल होगा। और जो वो वापस ऑफ़र लेटर आप सबमिट करते हो तो आपको जनवरी तक आपको फाइनल जो है ऑफर लेटर आया। और आपके केस में मज़ेदार बात ये थी कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं थी। आप अगस्त में आपको डिग्री मिली है और अक्टूबर में आप जापान आ गए। इट्स मीन कि आपने 6 सेमेस्टर में अप्लाई करना स्टार्ट किया था और आपको पता था कि डिग्री नहीं पूरा, आपने अक्टूबर का इंटेक आपने चूज़ किया है। ये तो ठीक है, हमें टाइम लाइन और प्रोसीजर की समझ आ जाएगी। बट कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था जो कि क्राइटेरिया था जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन हुई, आप समझते हैं कि आप कॉम्पिटेंट कैंडिडेट थे? बेसिकली एक तो CGPA का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसके अलावा आपका जो मोटिवेशन लेटर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा आपसे एक रिसर्च प्रपोजल वो डिमांड करते हैं। बेसिकली कोई इतना डिटेल नहीं होता PhD की तरह, लेकिन एक आपको जनरल ओवरव्यू, आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो उसका एक आपको प्रपोजल बनाना होता है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं इनकी बेस पे फाइनल जो शार्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद फिर आगे जैसे आपका टेस्ट होता है वो भी एग्रीगेट में ऐड होता जाता है, इंटरव्यू होता है वो भी आपके एग्रीगेट में ऐड हो जाता है। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है इन चीज़ों की बेस। ओके, गुड हो गया। तो मैं इस चीज़ को समराइज़ कर देता हूँ कि अगर एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अप्रैल मई में अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट ईयर आप अप्रैल में या अक्टूबर में जापान आ सकते हैं इन शॉर्ट। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर 2 है, एक आपका CGP और दूसरा आपका मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्रपोजल, और वो एम्बेसी आपको फाइनलाइज कर देती है। यूनिवर्सिटी से आपने बाद में कांटेक्ट करना होता है आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन फ्रॉम एम्बेसी, राइट? ओके। तो आप
यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन पे हैं, आप अपनी थोड़ी डिटेल बता दें। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन का थोड़ा सा सिंपल सा तरीका है अप्लाई करने में। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपने किसी प्रोफेसर को ढूंढना है जो आपसे इम्प्रेस हो गए और आपको रिकमेंडेशन लेटर या कंसर्न लेटर प्रोवाइड कर दे। उसके लिए सबसे ज़रूरी है आप कोशिश करें कि अगस्त नहीं तो मैक्सिमम 15 सितंबर तक जब आपने अप्लाई करना है, 15 सितंबर अगस्त का महीना पूरा और सितंबर हाफ में आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर ले लेना है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट विजिट करनी है, प्रोफेसर्स को देखना है किस प्रोफेसर की रिसर्च आपके साथ अलाइन कर रही है। जो अलाइन कर रही है अपनी सीवी उसके अकॉर्डिंगली सेट करें, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें अपनी सीवी में और प्रोफेसर को कन्विंस करने की कोशिश करें। 15 सितंबर तक अगर आप प्रोफेसर से कोई लेटर ले लेते हैं, फिर उसी यूनिवर्सिटी में आप मैक्सिमम अक्टूबर के एंड तक मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन ख़त्म हो जाती है। तो अक्टूबर में आप अप्लाई कर देंगे तो जनवरी तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। मार्च तक आपको नेक्स्ट की तरफ से भी कंफर्मेशन हो जाती है। जनवरी में आपको यूनिवर्सिटी कंफर्म कर देती है और मार्च अप्रैल तक आपको नेक्स्ट कंफर्म कर देती है। तो उसके बाद सिर्फ वीज़ा का प्रोसेस होता है और आप अक्टूबर में आ जाते हैं। ओके, गुड हो गया। तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन को मैं इस तरह समराइज़ करता हूँ कि अगस्त सितंबर में आपने प्रोफेसर फाइंड आउट करके एक्सेप्टेंस लेनी है, फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते तो आपको जनवरी तक वो कंफर्म कर देते हैं, देन मैक्स एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है तो फिर उसके बाद वो कंफर्म करते हैं और आप सितंबर अक्टूबर में आ जाते हो। तो मेन डिफरेंस ये है, एम्बेसी में पहले आपने एम्बेसी से कांटेक्ट करके मैक्स आपने सिक्योर करनी है स्कॉलरशिप, देन आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है। बट यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में आपने पहले एडमिशन सिक्योर करना है, देन आपको यूनिवर्सिटी मैक्स की तरफ रिकमेंड करेगी। तो ये डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में ये कि आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को कन्विंस करने के बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी आपके बिहाफ पे खुद ही नेक्स्ट अप्लाई करती है। आपने एक आधा फॉर्म फिल करना होता है, तो प्रोसेस बड़ा ईजी है, स्मूथ है, कोई इतनी कोई हाँ, गुड हो गया। मैं भी यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन पे आया हूँ तो मेरे हिसाब से भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि CGPA तो मैटर करता है, बट अगर आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलता है। और आपका रिसर्च जो प्रपोजल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो एट द एंड मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, मुझे पता है कि आपको जो एयरप्लेन की जो आप टिकट थी वो आपने ख़ुद परचेज़ की है कि मैक्स ने आपको प्रोवाइड की है, जापानीज़ गवर्नमेंट ने? बेसिकली ऐसा होता है कि जब आपकी फाइनल एक्सेप्टेंस हो जाती है तो यूनिवर्सिटी आपको एक गूगल फॉर्म सेंड करती है कि आप कौन सी डेट्स को आना चाहते हैं जापान में, तो आप रेफरेंस बनाते हो तो उसकी बेस पे आपकी टिकट बुक होकर आपको मिल जाती है वीज़े के साथ। यानी आपने खुद पे नहीं करना होता? और आप जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन वाला आपने भी टिकट? यहाँ पे भी कोई ना वीज़ा फीस है ना आपको एयर टिकट की फ़ीस है, मतलब कि टोटली आपका खर्चा नहीं, स्कॉलरशिप। गुड हो गया। यानी आपने कोई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी इस्लामाबाद में एम्बेसी के अंदर, ना आपने एयरप्लेन की टिकट देनी है खुद, हर चीज़ जो अपनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और आपको फ्री में एजुकेशन इधर देगी, मास्टर या PhD डिग्री, और आपको इधर दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। और अभी हमारे व्यूअर्स को सिर्फ ये चीज़ बता दें कि आप अपनी डिग्री के साथ साथ आपने जापानी लैंग्वेज का कोर्स भी रजिस्टर कर लिया है यूनिवर्सिटी में? हाँ जी बिल्कुल, जो बेसिकली एम्बेसी से आते हैं उनके लिए एक प्रॉपर टाइम फ्रेम होता है, वो लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से आते हैं वो भी अपने ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ साथ रजिस्टर गुड हो गया। और कोई एक्स्ट्रा फ़ी तो नहीं देनी पड़ती जापानीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए? नहीं, एक्स्ट्रा फीस नहीं है। जो आप कोर्स रजिस्टर करते हैं उसका फ़ायदा होता है, एक तो आप लैंग्वेज सीख लेते हैं, साथ वो आपका क्रेडिट और भी आपके आपकी ट्रांसलेट में ओके, गुड हो गया। तो जापान आने के बाद डेफिनेटली हर बंदे को यहाँ पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लैंग्वेज बैरियर, फूड बैरियर, यहाँ पे कल्चर बैरियर डिफरेंस। तो सबसे ज़्यादा आपको कौन सा यहाँ पे चैलेंज फेस हुआ है और उसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या निकाला आपने, फॉर एग्जांपल फूड का या कोई भी? जैसा कि शायद भी यहाँ किसी भी जगह जाएँ मुश्किलात तो होती हैं, हर नई जगह पे थोड़ी मुश्किलात होती हैं, मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जापान में आपको कोई हलाल फूड नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी खाने नहीं मिलेंगे, सब कुछ अवेलेबल होता है। सिर्फ आप जब अपने सीनियर्स के साथ इन टच में आते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, तो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के कि आपको कहीं यहाँ पे हमें जापान में रहते हुए नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब आपको पाकिस्तानी टेस्ट फूड, उसके बाद आटा, दाल चावल, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल सकती है और आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है, गुड हो गया। और अभी आप इस टाइम टोक्यो की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ओदाबे में मौजूद हैं। ये आपके बैक साइड पे यहाँ रेनबो ब्रिज है, व्यू है और बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप एक्सप्लोर कर रहे हैं टोक्यो को। उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो ठीक है, हमारे व्यूअर्स को आप अभी इनको गुड बाय बोल दें, सायोनारा। अल्लाह हाफिज़।